सो हे गाइस हाय। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे क्या, हम मैक्सिमम पार्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो हम पहले चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो चार्जेस हमें पता है कि किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। चार्जेस तीन टाइप्स के होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 9th की केमिस्ट्री आप पढ़ के ही आ रहे होंगे। पहला होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन, मतलब बेसिकली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल चार्ज। तो ये तीन टाइप के एग्जिस्ट करते हैं चार्जेस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हम बात कर लेते हैं इनके मासेस की। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.31 into 10 to the power minus 31 kg। ओके, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। और न्यूट्रॉन का भी लगभग प्रोटॉन के जैसा ही होता है। अब आपको पता होगा कि किसी भी एटम का मास उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इस प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। यदि हम पावर को देखें तो इट इज 4000 टाइम्स लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब हम बात कर लेते हैं इनके ऊपर चार्ज कितने कूलम्स का है, क्योंकि हमें पता है कि चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम्स। ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बिग सी से। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ओके, और ये होता है नेगेटिव का। ओके, और प्रोटॉन का होता है सेम चार्ज, बस ये हो जाता है पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्स। इसलिए एटम्स होली एक तरीके से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर होता है और दोनों जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है एटम। तो अब हम बात करेंगे चार्जेस की प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो यदि हम चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ें तो आपको ये पता ही होगा कि पॉजिटिव या कहें सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ओके, यहां पे मैं बता दूं कि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके, तो चार्जेस सेम, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये इतना भयानक टर्म, इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली क्वांटाइज्ड का मतलब है कि चार्ज हमेशा होल नंबर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कभी आपके पास 1.25 या 2.25 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कभी आपके पास आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, या तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलता है, Q इज इक्वल्स टू Ne। Ne मतलब कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और n मतलब कि n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन के आता है चार्ज का, जिसे कि हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ओके, ये आप जरूर याद रखें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। चलिए अब हम ये रफ कर देते हैं। अब हम बात करेंगे करंट की, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि 10th क्लास में हम स्टैटिक चार्जेस के बारे में नहीं, मूविंग फ्लोइंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसलिए हम पढ़ेंगे करंट के बारे में। तो करंट बेसिकली होता क्या है? करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो कौन करेगा चार्ज में? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही तो रिएक्शंस में पार्ट लेते हैं, वही तो
ऑर्बिट से छूटकर आजू बाजू घूमते हैं, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में एक जगह वो रहते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम कहते हैं करंट। ठीक है, इसको हम यदि लिखें तो पर यूनिट टाइम। ओके, तो इससे हमारा एक फॉर्मूला निकलेगा कि करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू Q बाय T। The rate of flow of charges is known as current. Very important definition. अब हम इससे ऐसा यूनिट निकालने की कोशिश करें इस फॉर्मूले से, ये आपको आना चाहिए वैसे तो 10th क्लास में। तो I इज इक्वल्स टू Q, चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम्स, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड। सो करंट इज इक्वल्स टू ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज कूलम अपॉन सेकंड, जिसको हमने नाम दिया एम्पियर। एक फेमस साइंटिस्ट थे आंद्रे मारी एम्पियर, जिनको ऑनर करने के लिए हमने इसको यूनिट दी एम्पियर। ओके, तो अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर। ओके, सो जब हम डिफाइन 1 एम्पियर बोलते हैं तो डिफाइन 1 एम्पियर का मतलब है कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो करता है पर सेकंड, उसे कहते हैं हम 1 एम्पियर का करंट। ओके, तो अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्यों करते हैं। तो चलिए इस पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाई डू इलेक्ट्रॉन्स फ्लो, वो क्या रीजन है जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराता है। तो यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराता है डिफरेंस इन पोटेंशियल्स ऑफ प्लेसेस, या फिर कहें डिफरेंस इन दी अमाउंट ऑफ चार्ज एट अ गिवन पॉइंट। सपोज एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी। ए प्लेस में बहुत ज्यादा भीड़ है, तो लोग क्या कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली बी की तरफ जाना, क्योंकि बी में कम भीड़ है। तो सेम होता है इलेक्ट्रॉन्स के साथ। जब यहाँ पे जैसे सपोज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक जाते हैं, मतलब यहाँ पे चार्जेस का अमाउंट ज्यादा है, इसलिए यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। मैं भी आपको पोटेंशियल और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा कुछ देर बाद। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसी को हम कहते हैं करंट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम जिस साइड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम करंट का फ्लो लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो ये बाय कन्वेंशन है, मतलब कि साइंटिस्ट ने ऐसा कर दिया था, क्योंकि जब करंट की डिस्कवरी हुई थी तब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी जब हुई तब उन लोगों को पता चला कि हम तो अभी तक गलत चीज सीख रहे थे, और लेकिन अगर अब हम चेंज करेंगे तो पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। और फिर इसका एक रीजन और आया कि करंट को डायरेक्शन से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि करंट को क्या है, करंट की कोई डायरेक्शंस तो होती नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं है। अब वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करती है। अब वो आप खैर 11th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन करंट की कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है करंट, इसलिए करंट की कोई भी डायरेक्शन हो हमें क्या लेना देना। लेकिन हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से ही करंट पैदा होता है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। मैं जब से जो बात कर रहा था अब मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो आप समझने की कोशिश करिए। सपोज यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हमने कहा सोर्स चार्ज, ठीक है, सोर्स चार्ज, ये अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इसकी कोई ऐसी अपने आजू बाजू एक फील्ड जनरेट करेगा जहां पे इसका फोर्स लग रहा होगा। अब ये कैन बी अट्रैक्टिव कैन बी रिपल्सिव हो सकती है, क्योंकि अगर नेगेटिव आएगा तो उसके लिए तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, इसके लिए इलेक्ट्रिकल फोर्स, लेकिन यदि पॉजिटिव आएगा तो उसके लिए रिपल्सिव फोर्स होगी। लेकिन इसकी कुछ एरिया तो होगा जहां पर इसका कुछ फोर्स लग रहा होगा, और हमें पता है कि जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इसका इंटेंसिटी है चार्ज, मतलब इसकी फोर्स की शक्ति जो है वो कम होती जाएगी।
सपोज हम इससे इन्फिनिटी दूर आ गए, क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया कि इन्फिनिटी पे इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर हो जाएगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया गया, जरा ये देखते हैं। सपोज यहाँ पे एक चार्ज था, ये चार्ज था, कोई भी चार्ज मान लीजिए, ठीक है, इसको हमने कहा टेस्ट चार्ज, ओके, टेस्ट चार्ज। अब इस चार्ज को किसी एक पॉइंट पर, सपोज ए पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क डन हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। तो अब मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा सामने। इस टेस्ट चार्ज को लाने में, किसी सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन हुआ, जो वर्क डन हुआ, एक चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ, उसे हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बन के आ गया हमारा फॉर्मूला। मैं एक बार और बता देता हूँ, कई बार कंफ्यूजन होता है इस टॉपिक में, इसको डिफाइन करने में। बेसिकली समझ में तो आ जाता है लेकिन डिफाइन नहीं कर पाते। सपोज एक सोर्स चार्ज की खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड है आजू बाजू, जहां पे उसका फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो किसी एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, जहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड सोर्स चार्ज की जीरो के बराबर है, वहां से एक टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन हुआ, उसको हमने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब वर्क डन कैसे हुआ, देखिए, हम सपोज ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव चार्ज था, ये टेस्ट चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन था समझिए, हम इसको यहाँ पर लाए, तो सपोज ये इस पॉइंट पे आया, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगी, जैसे जैसे पास आएंगे तो इस पे देखिए फोर्स लगेगा, कहाँ, इस साइड। क्यों लगेगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और लाइक चार्जेस रिपेल। तो जब ये इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है, और हम इसको अंदर की तरफ डिस्प्लेस करवा रहे हैं और हम खुद भी कुछ फोर्स लगा रहे हैं, और हमने पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ तो बस फोर्स भी लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, मतलब वर्क भी हो रहा है, ओके। अब थोड़ी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें कर लेते हैं। ये है एक ऐसा यूनिट। अब ऐसा यूनिट क्यों है, क्योंकि वर्क डन खुद एक ऐसा यूनिट, मतलब वर्क डन खुद एक स्केलर है, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर यूनिट है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वर्क डन भी स्केलर है, Fs डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज स्केलर, तो वर्क डन भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी स्केलर ही होगा, ठीक है। अब इसकी कुछ ऐसा यूनिट्स की बात कर लेते हैं। तो इसी फॉर्मूले से निकाले तो वर्क डन की यूनिट जूल्स अपॉन कूलम, इसी को हमने कहा वोल्ट्स। एक फेमस साइंटिस्ट एलिजांद्रो वोल्टा को ऑनर करने के लिए हमने ये इसको यूनिट दी वोल्ट्स। अब पूछा जाता है व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट का मतलब है व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन in carrying a charge of 1 coulomb from infinity to a point inside, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ source charge is known as 1 volts. I hope you get this point. तो अब हम यहीं पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। अब पोटेंशियल डिफरेंस को लोग भले बहुत ज्यादा पता नहीं क्यों मानते हैं डिफिकल्ट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन पोटेंशियल्स। सपोज इसी को हम लेते हैं, सपोज एक चार्ज था, उसको हमने ला के रख दिया ए पॉइंट पे, और एक दूसरे चार्ज को हमने ला के रख दिया बी पॉइंट पे,
तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों का खुद का पोटेंशियल, मतलब जैसे ए चार्ज को लाने में ज्यादा वर्क डन होगा क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, तो वर्क वोल्ट मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन फॉर ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर बी, और यही हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट सब कुछ सेम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि डिफरेंस है, माइनस से थोड़ी किसी यूनिट वगैरह में चेंज आता है। आगे कर लेते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ, ओके, ओम्स लॉ। तो ओम जी ने एक लॉ दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक सर्किट में I is directly proportional to V, मतलब कि यदि एक सर्किट में करंट ज्यादा होगा तो उसका मतलब वोल्टेज भी ज्यादा होगा। इसको उन्होंने इक्वेशन में बनाने की कोशिश की, तो हमें पता है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हटाते हैं, तो सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, जैसे F इज इक्वल टू KMA या फिर F इज इक्वल टू GMM/R², सेम। तो यहाँ पे आया V/R, ओके। अब ये R था रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की बात हम कुछ देर में करेंगे, पहले हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, उसके ड्रॉबैक्स समझ लेते हैं। इसको और सिंपलीफाई करें तो हमें मिलता है V इज इक्वल टू IR, ठीक है। बट ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यदि आप समझ रहे हो अरे वाह ये तो मैं हर जगह अप्लाई कर सकूंगा, तो ये रियल लाइफ में बहुत ही कम जगह अप्लाई हो सकता है। जहां पे अप्लाई होता है उन कंडक्टर्स को हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स। हर जगह ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अब हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि द अमाउंट ऑफ करंट इज directly proportional to the voltage, the potential difference। ये हमें याद रखना है हर बार चीज, difference। The amount of current is directly proportional to the potential difference in a given circuit provided, ये आ गया हमारा कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, ओके। प्रोवाइडेड देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ओके। तो टेम्परेचर में चेंज होगा तो ये रूल डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसको फिर हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ऐसा रियल लाइफ सिनेरियोज में सिर्फ ओमिक कंडक्टर्स ही होते हैं जो इस लॉ को फॉलो करते हैं, ओके। तो अब हम बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस आपको इस वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज को रेजिस्ट कर रहा है, अपोज कर रहा है। जैसे आपने एयर रेजिस्टेंस सुना होगा, फ्रिक्शन को भी रेजिस्टिव फोर्स कहा जाता है। तो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? तो रेजिस्टेंस को हमने ऐसे कहा कि ऑब्स्ट्रक्शन, इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके, समझ में आया? अब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम कर देते हैं बात कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस किस चीजों पे डिपेंड करती है। तो हमें एक्सपेरिमेंट के बाद समझ में आया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा, कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अब इससे क्या, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कि एक ये वायर है, अब इसमें कुछ एटम्स होंगे जिनके आजू बाजू ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। यहां से एक वोल्टेज डिफरेंस एनर्जी लगाई गई जिससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चालू हुआ। अब
इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें तो है नहीं है कि वो यहाँ बीच बीच में से निकल के ऐसे ऐसे सीधे सीधे चले जाएं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, सपोज इधर से एनर्जी दी एक इलेक्ट्रॉन ने इस इलेक्ट्रॉन को, इस इलेक्ट्रॉन ये गया ऐसा अपने आप ऐसा कहीं, इसने इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, इसने इस एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, इसने इस एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, इसने ऐसे 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 देते 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 ऐसे सर्किट में करंट फ्लो करने लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास आंखें तो है नहीं, वो तो कहीं भी टकराएंगे। अब सपोज हम लेंथ बढ़ा देते हैं वायर की, तो लेंथ बढ़ाएंगे तो एटम्स भी बढ़ेंगे, एटम्स बढ़ेंगे तो उतने ज्यादा कोलिजन्स होंगे, कोलिजन्स होंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होगा, करंट धीरे धीरे कम होगा, है ना। अगर हम देखें V इज इक्वल्स टू आई आर, V मान लो कांस्टेंट है, तो I इज इक्वल्स टू 1/r, मतलब R बढ़ेगा तो I घटेगा। तो जैसे जैसे ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ेगा, ऑब्स्ट्रक्शन बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, कोलिजन्स होंगे ना, ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आएगा, इनके पास आंखें तो है नहीं, तो ये एक दूसरे से टकराएंगे तो इनका कोलिजन होगा, कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस होगी, रेजिस्टेंस होगी तो करंट कम होगा। अब यदि हम लेंथ बढ़ा दें तो यहाँ पे कोलिजन्स की मात्रा बढ़ जाएगी और ज्यादा टाइम तक रहेगी, क्योंकि लेंथ बढ़ी है ना, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी थी तो ये पास हो गया करंट, सर्किट हो गया, सर्किट में पास हो गया करंट। यहाँ पे लेंथ बढ़ाएंगे तो कोलिजन ज्यादा समय के लिए होंगे, तो इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे की, तो होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये समझ ले क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, ये एक हमारा वायर है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, चलिए ब्लैक मार्कर का यूज कर लेते हैं। तो ये जो एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये इमेजिन करने की चीज है बस, ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, लीफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ लाइफ प्रोसेस में। तो ऐसे बीच में से जब हम काट दें तो उसको सामने से, यदि जैसे ये है तो हमने इसको बीच में से काट दिया ऐसे, सॉरी, तो ये जो एरिया है बेसिकली ये वाला, इसी को कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए, अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ये अब ऐसा क्यों, तो देखना, सपोज ये एक थिन वायर है, ठीक है, ये ऐसे में एक थिन वायर है, ठीक है, और ये एक मोटा सा वायर है। अब आप देखना, यहाँ पे एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, एटम्स क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनके पास जाने के लिए जगह कम है, ठीक है, जाने के लिए जगह कम है तो कोलिजन्स बढ़ेंगे। लेकिन एरिया ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़े थोड़े फैले होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए थोड़ी तो जगह मिलेगी, ऐसे कहीं ना कहीं से तो निकल पाएंगे। तो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो अब हम इसको एक फॉर्मूला में इंक्लूड कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम्स, क्योंकि उन्होंने वो फॉर्मूला दिया था इसलिए ओम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट हो गई ओम, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने जो पहले फैक्टर्स देखे थे, अब हम उनको इंक्लूड कर लेते हैं पहले एक बार, तो हमें क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ठीक है। अब हमें पता है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए एक हमें लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, तो वो आया रो, फॉर्मूला बन के आया R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, दिस इज रो, रोने वाला रो नहीं, ठीक है। तो अब ये रेजिस्टेंस है, तो इस रो को कहा गया रेजिस्टिविटी,
रेजिस्टिविटी। अब ये वैल्यू वेरी करती है डिफरेंट मटेरियल्स की। ये होती है बेसिकली खुद की मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल रेजिस्टेंस, बाय रेजिस्टिविटी क्या होती है? नेचुरल रेजिस्टेंस अप्लाई कहते, कुछ भी कहते हैं, बाय मटेरियल। मतलब ये खुद की प्रॉपर्टी होती है, वेरी करती है मटेरियल टू मटेरियल। ये आप एनसीईआरटी में जरूर टेबल देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट्स की बात कर लेते हैं तो वो होती है ओम मीटर। यदि आप इस फॉर्मूले में लगा के देखेंगे सारी यूनिट्स को तो आपको मिलेगा, रो का फॉर्मूला मिलेगा R A अपॉन का L। ठीक है, तो यहां से मिलेगा ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल तो ओम मीटर। ठीक है, तो होपफुली आपको रेजिस्टिविटी भी समझ में आ गई होगी। आप थोड़ी सी टेबल जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, एक और फैक्टर पे बात कर लेते हैं हम, फिर हम कनेक्शन ऑफ सीरीज, मतलब कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ फैक्टर के बारे में जो कि है टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। मैं आपको ग्राफ बता देता हूँ। चलिए थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं। हमें पता है ओम्स लॉ से कि V इज इक्वल्स टू आर आई। क्या आपको इससे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद आ रही है? Y इज इक्वल्स टू mx। इसको कंपेयर करें तो V यदि y एक्सिस पे है, V यदि y एक्सिस पे है और I यदि x एक्सिस पे है, I V, तो इसका जो स्लोप होगा, स्लोप वो देगा हमें रेजिस्टेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया जाता है तो हमें याद रखना है कि VI ग्राफ का स्लोप हमें देगा रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर के लिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये हो गया हमारा VI ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के लिए। सपोज ये है हमारा इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है, y एक्सिस पे, x एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर। तो ये है कंडक्टर्स के लिए, ठीक है, कंडक्टर्स के लिए। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा कंडक्टर्स में ऐसा होता है कि टेम्परेचर ज्यादा बढ़ता है तो रेजिस्टेंस एकदम से बढ़ जाती है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ऐसा। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंट से कुछ और ही समझ में आया सेमीकंडक्टर्स के केस में। सेमीकंडक्टर, उनमें टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट गई, ऐसा 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 कुछ हुआ और ये ऐसी हो गई। कुछ ऐसा ग्राफ बना सेमीकंडक्टर्स के केस में। तो होपफुली ये कुछ याद रखने वाली चीजें थी जो आपको आ गई होंगी। तो ऐसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है रेजिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल। आज में भी हम एनर्जी को ना पढ़ें, हम सिर्फ ये हमारा लास्ट टॉपिक हो क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है। चलिए हम कर लेते हैं कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, अब आता है पहला, इन सीरीज। तो जब सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाते R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब कि टोटल, नेट। R इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज गिवन बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस को हम ऐसे डिनोट करते हैं एक सर्किट में, तो जैसे ऐसे सीरीज में लगी हैं
तीन चार रेजिस्टेंस, तो उनको हम ऐड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अब ये डिराइव करने को भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो देखिए इसका डेरिवेशन कैसे। आपको ये चीज याद रखनी है कि करंट सीरीज में कभी भी डिवाइड नहीं होता। देखिए करंट यहाँ से जितना जाएगा वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा। जैसे इसको समझिए, करंट एक तरीके का पानी है, ठीक है, पानी समझ के देखिए, ये ट्यूब है, ये ऐसा 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 बना है फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पानी यहाँ से जाएगा वही इतना यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा, वही यहाँ से जाएगा। स्पीड में भले ही डिफरेंस आता है लेकिन जो अमाउंट है वो तो सेम रहेगा ना ऑल ओवर। तो ऐसे ही, लेकिन वोल्टेज हो जाता है इस केस में चेंज, सीरीज के केस में वोल्टेज हो जाता है चेंज, वोल्टेज हो जाता है, इसमें कुछ और वोल्टेज होगा इन दो पॉइंट्स के बीच, इन दो पॉइंट्स के बीच कुछ और वोल्टेज होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच कुछ और वोल्टेज होगा। तो अब हम जैसे फॉर्मूला लगाए V इज इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट वाली, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, हम इसको यहाँ पे ले जाएं R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा V इक्विवेलेंट अपॉन I इक्विवेलेंट। तो I तो हमेशा सेम है, I तो हमेशा सेम है, I तो हमेशा सेम है, लेकिन वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ऐसे Vn टाइम्स तक V, ठीक है। तो अब हम देखें तो इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो गया V1 अपॉन I प्लस V2 अपॉन I प्लस V3 अपॉन I प्लस Vn अपॉन I, ठीक है। ये मतलब हमने इसको इन्फिनिटी तक लेगा जहां तक आपकी दिया हो। तो ये देखिए ये क्या हो गया, R1 के लिए रेजिस्टेंस है ना, R अपॉन इज इक्वल टू V अपॉन R, तो ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया ऐसे 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 जाते जाते R टाइम्स तक N। तो ये हो गया हमारा R इक्विवेलेंट का प्रूफ। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल की। बच्चे थोड़ा सा पैरेलल कनेक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन की, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में कैसा होगा, ये सपोज ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B और ऐसा बता। पैरेलल मतलब कि ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा पैरेलल कनेक्शन। अब आप साफ साफ देख पा रहे हैं करंट जो यहाँ पे आया, करंट जो यहाँ पर आया वो यहाँ पे डिवाइड हो गया, यहाँ पे डिवाइड हो गया, I1 I2 में डिवाइड हो गया। समझ रहे होंगे आप, दो जगह पे पड़ गया। सपोज इसको फिर से एक पानी के एग्जांपल से समझते हैं। ये इस पाइप में पानी जा रहा था, ये पाइप ऐसा चला गया, ये पाइप ऐसा चला गया, तो कुछ वाटर यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार करंट होता है। लेकिन यदि हम देखें तो वोल्टेज को समझिएगा। सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई वोल्टेज है ए, वो यहाँ पे भी रहेगा, वही यहाँ पे भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस तो आया नहीं कि वोल्टेज डिवाइड हो जाए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, समझदार बच्चे, कि वोल्टेज अगर डिफरेंस ही नहीं है तो फिर करंट कैसे फ्लो कर रहा है। मतलब डिफरेंस तो होता है लेकिन नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है जब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं हो, ठीक है। अब सेम यहाँ पे हो रहा है, सेम यहाँ नो डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। सेम इस केस की बात करें तो यहाँ पे भी बी होगा, यहाँ पे भी बी होगा। तो यदि आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस वाले केस में पोटेंशियल डिफरेंस इज VB माइनस यदि B इज ग्रेटर देन A,
या फिर हम कहें बेसिकली फिर फ्लो कैसे करेगा, वी ए माइनस वी बी है तो सेम यहाँ पे भी होगा, तो हुआ कि नहीं, दोनों के केस में सेम। ठीक है, तो अब इसको हम फिर से अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ में और अब हम निकालेंगे आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर हमने पढ़ रखा है। ठीक, अब R कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट वो होगा V अपॉन आई प्लस V अपॉन आई प्लस V अपॉन आई, V अपॉन आई प्लस V अपॉन आई, ऐसे। अब देखिए करंट डिवाइड होगा तो I1 I2 I3 I4 अप टू V अपॉन आई एन टाइम्स, जितने में भी डिवाइड हो, जनरल फॉर्मूला लिखाना है। अब देखिए क्योंकि अब हम क्यों ना इसका रेसिप्रोकल ले लें, क्योंकि इसका तो एलसीएम लेना पॉसिबल ही नहीं है, वैल्यू देना हमको बहुत ही अलग फॉर्मूला है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट दोनों साइड, तो जब I1 V प्लस I2 अपॉन V प्लस I3 अपॉन V ऐसे अप टू I टाइम्स N अपॉन V, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा V I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू N टाइम्स I। ठीक है, तो ये क्या हो गया, या फिर हमने क्यों ही किया, हमने यहीं पे सॉल्व कर लिया। I अपॉन V क्या हो गया, I1 अपॉन V क्या हो गया, देखो V बराबर आई आर, सो R बराबर V अपॉन आई, 1 अपॉन R रेसिप्रोकल ऑफ R इज इक्वल टू I अपॉन V, सो I1 अपॉन V क्या हो गया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 ऐसे अप टू n टाइम्स ऑफ 1 अपॉन Rn। ठीक है, ऐसे जितने भी रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल गया है 1 पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जरूर आप याद कर लें। कई बार क्या होता है बच्चे इस वाले रेसिप्रोकल को भूल जाते हैं, इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, जो आंसर आता है वो क्लिक कर देते हैं, इसलिए उनका आंसर गलत हो जाता है, जबकि आखिर में जो आपका सॉल्यूशन है उसको आपको रेसिप्रोकल कर लेना है उसका, तब आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।